हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPAG 174 के यूनिट नंबर 14 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कॉरपोरेट्स और जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क्या रोल रहने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम कॉरपोरेट्स की। तो कॉरपोरेट्स कंपनियाँ होती हैं, ठीक है, जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यहाँ पर काम करती हैं। अब ये जो कंपनियां होती हैं, अगर ये सस्टेनेबल इश्यूज को उठाती हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में जो भी कंट्रीब्यूशन चाहिए वो देना है, तो उसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कि ये जिम्मेदारी लेती हैं कि हमें सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है, उसके लिए जो भी पैसा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, वो हम अपनी तरफ से दे देंगे। तो ये सारे तरीके की चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे हम या तो कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी कहते हैं या हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR के नाम से भी जानते हैं। और ये जो दोनों टर्म्स हैं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लास्ट के फ्यू डिकेड्स में अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। अब जो कॉर्पोरेट सोशल यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, ये हम देखते हैं कि वेस्ट की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उससे यहाँ पर निकल के आया है। पर आज के टाइम पर अगर हम देखें तो बहुत सारे थर्ड वर्ल्ड में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो कॉरपोरेशंस हैं वो अपनी पॉलिसी मेकिंग एजेंसीज़ में यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए यहाँ पर मुद्दे उठा रही हैं, ताकि वो भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। क्योंकि CSR का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। क्योंकि इनका काम सिर्फ बिजनेस चलाने का नहीं होता, ठीक है, इनका काम होता है कि बिजनेस चलाएं, पर किसको ध्यान में रखकर चलाएं, सोसाइटी की जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर अपना बिजनेस को ओरिएंट करें। जो भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, टैक्सेस को पे करना, अपने प्रोडक्ट्स को इंश्योर करना कि अच्छी क्वालिटी के हैं क्या, ठीक है, सर्विस वर्क देना। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जब ये कॉरपोरेट ले लेते हैं तो इन्हें हम यहाँ पर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, जिनका काम यहाँ पर सोसाइटी को सर्व करने का होता है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें कॉर्पोरेट लेवल पे, जिसे हम CSR कहते हैं, वो 3 पिलर पर बेस्ड रहता है। सबसे पहला होता है, वही 3 पिलर हैं, इकोनॉमिक पिलर, इकोलॉजिकल पिलर या इन्वायरमेंटल पिलर हम कह सकते हैं, और फिर होता है सोशल पिलर। पर अगर हम कॉर्पोरेट के नज़रिए से देखें तो अटेंशन जो है सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए, वो यहाँ पर नई नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमने देखा कि 1980 से ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया, तभी से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी में बात चलने लगी कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना है। तो उसी के बाद से ही हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बिजनेसेस में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने की बात यहाँ पर करी जाती है। और स्पेशली अगर हम कॉरपोरेट के पर्सपेक्टिव से देखें तो इनका ज़्यादा ध्यान सोशल और इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट पर रहता है, क्योंकि इकोनॉमिक तो ये संभाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं, तो इकोनॉमी इनकी सही चलती रहती है। और अगर हम देखें तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पर उठाने का काम करते हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एरेडिकेशन, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट, ठीक है, जो भी वायलेशंस हो रहे हैं जिन जिन देशों में, वहाँ ये आवाज़ उठाते हैं कि हमें ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। HIV एड्स जैसी जो जानलेवा बीमारियाँ हैं, उनको यहाँ पर कम करने की बात ये कॉरपोरेट्स करते हैं। तो ये सब इनका रोल रहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने में। क्योंकि हमने जब SDGs को पढ़ा था यूनिट नंबर 4 में, हमने ये भी देखा था कि हमें प्रॉपर हेल्थ एंड सैनिटेशन चाहिए, ठीक है, पॉवर्टी नहीं चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं यहाँ पर इसमें कवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसी के बिहाफ़ पर हम कह सकते हैं कि जो कॉरपोरेट है या जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका बहुत ही बड़ा रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। आगे बात करते हैं कि जो ये कॉरपोरेट होते हैं वो काम कैसे कर सकते हैं। तो जो कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी है उसे ये देखा जाता है कि जो कंपनी है वो अपनी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मार्केट प्रेजेंस, इन दोनों की मदद से एक ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट ला सकती है यहाँ पर इकोसिस्टम में, कि जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना यहाँ पर हमारे लिए आसान हो जाता है। जैसे कि इम्प्रूवमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो रिन्यूएबल होंगे या नॉन रिन्यूएबल होंगे। आज के टाइम पर देखें तो नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये कॉरपोरेट्स क्या करते हैं, यहाँ पर रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं एनर्जी के, वो यहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस कराने का काम करते हैं।
पॉल्यूशन लेवल जो अभी तक बढ़ रखा है उसे रिड्यूस करने की बात करते हैं। जो कम्युनिटी है पर्टिकुलरली वहाँ पर जॉब क्रिएशन का काम करते हैं, लोकल पॉपुलेशन को यहाँ पर ये अपलिफ्टमेंट देते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर क्या करते हैं कि इनकम का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, फेयर वेजेस के लिए, ठीक है। जो भी लेबर वगैरह काम करते हैं उनको फेयर वेजेस दे देते हैं। उसके बाद जो सस्टेनेबिलिटी है वो इसी से यहाँ पर मेंटेन रहती है, क्योंकि इनका एक काम रहता है कि जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं इन्वायरमेंट पर हमें उसे मैक्सिमाइज करना है, और जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमने डाल के रखे हैं इन्वायरमेंट पे वो हमें मिनिमाइज करने हैं। तो ये सब यहाँ पर कॉरपोरेट्स का काम रहता है। और फर्दर मोर अगर हम लास्ट में देखें तो हमें वो ये बताया गया है कि जैसे जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसी आज के टाइम पर बढ़ती जा रही हैं, सरकारें चाह रही हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोई ना कोई पॉलिसी हम अपनी गवर्नमेंट में इम्प्लीमेंट करें। तो उसमें यहाँ पर सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं सीएसआर के साथ साथ। ये इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कंपनी को क्लोजली फॉलो करते हैं, ठीक है। कंपनी के साथ साथ पैरेलली ये इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, ताकि इनकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है। इसमें बहुत सारे बिजनेस लीडर्स होते हैं, बहुत सारे अमीर लोग होते हैं जिनका ये फोकस रहता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है वो अपने तरीके से हम दे सकें। तो ये बात रही हमारे कॉरपोरेट्स की। अब बात करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी उनका क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर अचीव करने के लिए। तो यूनिट नंबर 10 में हमने देखा कि जो एजुकेशन है उसका कितना बड़ा रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहाँ पर अचीव करने का। तो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ से मिलती है, स्कूल से मिलती है। तो इसमें हम पर्टिकुलरली यूनिवर्सिटीज़ को देखने वाले हैं कि यूनिवर्सिटीज़ कैसे यहाँ पर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो शुरुआत इसमें यही कही गई है कि जो एजुकेशन और रिसर्च है उसका एसडीजीज़ में बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिकॉग्नाइज्ड वे में यहाँ पर इसको माना जाता है कि एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर वेपन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज अ टूल हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनका डायरेक्ट रोल रहता है ताकि जो हमारे एसडीजीज़ हैं हम इनको डायरेक्टली एड्रेस कर सकें। अब क्योंकि एसडीजीज़ में बहुत सारे एरियाज़ आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर आता है, हेल्थ आता है, वाटर एंड सैनिटेशन आता है, जेंडर इक्वालिटी, एनर्जी, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे जो की एरियाज़ होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, तो इन सभी एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ ने कहीं ना कहीं कुछ कोर्स खोल खोल के यहाँ पर इन्होंने रखे होते हैं जिसमें जो लोग हम एडमिशन लेते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि इनको भी जानकारी मिले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अचीव कैसे कर सकते हैं। तो सारी हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं थ्रू टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिटी एंगेजमेंट और एडवाइजरी। जो एडवाइजरी सर्विसेज हैं इन सभी से ये अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी यूनिवर्सिटीज़ की बात। क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रिसर्च करती हैं, नॉलेज क्रिएशन का काम करती हैं। इससे होता क्या है कि जो टैलेंट होता है लोगों के बीच में वो इसको कहीं न कहीं अट्रैक्ट करती हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि तुम क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ सकते हो, ठीक है। और जो टैलेंट और क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं इनोवेशन सिस्टम्स में ये सेंट्रल प्लेयर्स भी होते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी होती है उसको ये पता लगता है कि हमारे लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं और उन चैलेंजेस को केटर करने के लिए हमें किस किस तरीके के यहाँ पर या तो टैलेंट की ज़रूरत है या क्रिएटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है, ताकि हम इन्वायरमेंट को हार्म किए बिना अपने इन्वायरमेंट को कैसे लॉन्ग रन तक यहाँ पर सस्टेनेबल बना के रख सकते हैं। तो ये सब इसी से पता लगता है। यहाँ पर नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं लोगों के लिए, ठीक है। एसडीजीज़ जो होते हैं उनके साथ इनका इंटरेक्शन होता है, सॉल्यूशंस को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, पॉलिसीज़ को एसेस किया जाता है कि कहाँ पर लूप होल्स बन रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे पाथवेज बनाए जाते हैं जिन पर चलकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का रास्ता है वो हम अच्छे से तय कर सकते हैं सस्टेनेबल तरीके से, और इनकी प्रोग्रेस को भी हम यहाँ पर मॉनिटर करके रख सकते हैं। तो ये बात होती है यूनिवर्सिटीज़ की।
अब यहाँ पर हमें कुछ 4 पॉइंट्स बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि क्या रोल है यूनिवर्सिटीज़ का एसडीजीज़ को अटेन करने के लिए। तो सबसे पहला है कि जो सबको पता है कि यूनिवर्सिटीज़ नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं अपने करिकुलम में, ताकि जो एसडीजीज़ हैं उनका लोगों को पता रहे, ताकि हम इनके लिए आगे जाकर काम कर सकें। ठीक है, जो भी नई नॉलेज रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर इनको अपने करिकुलम में यहाँ पर इंक्लूड करनी चाहिए, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। सेकंड पॉइंट है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बना सकती हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ताकि उनकी जो प्रोग्रेस है वो मैक्सिमाइज हो सके और उस प्रोग्रेस को हम मॉनिटर भी कर सकें। थर्ड पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेशनल और जो पर्सनल स्किल्स हैं, प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकती हैं फ्यूचर लीडर्स में, डिसीजन मेकर्स में, इनोवेटर्स में, ताकि उनको मोटिवेशन मिले, उनके पास नॉलेज आए कि कैसे हम सस्टेनेबिलिटी को अचीव करके रख सकते हैं और हम कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन एसडीजीज़ को अचीव करने के लिए। लास्ट पॉइंट आता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पर न्यूट्रल पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा पैसा दे रहा है हम उसके हक में ही बोलेंगे, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक न्यूट्रल पोजीशन होल्ड करके इन्हें रखनी चाहिए। इनके पास ट्रस्टेड स्टेक होल्डर्स होने चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि अगर इनके पास ट्रस्टेड स्टेक होल्डर्स होंगे तभी ये आगे अच्छे से काम कर पाएंगी। ठीक है, उसके बाद इनका रोल ये भी रहता है कि पब्लिक को एजुकेट करती हैं, अदर सेक्टर्स में जो एसडीजीज़ हैं उनको एडवोकेट करती हैं, उनकी इंपॉर्टेंस को बताती हैं लोगों के बीच में जाकर कि एसडीजीज़ कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस सब ये 4 पॉइंट्स जो हैं इनसे हम ये जान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का क्या रोल रहने वाला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। तो इस सभी के रोल के बाद यहाँ पर हमें एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, जो कि होता है ईएसडी, जिसकी बात हमने यूनिट नंबर 10 में भी की थी कि एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज के टाइम पर अगर हम देखें तो ईएसडी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है क्वालिटी एजुकेशन का, जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इनेबल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे जो लोग हैं उन्हें पता लगता है कि उन्हें कैसे सोचना है एक सस्टेनेबल फ्यूचर को यहाँ पर शेप देने के लिए। ठीक है, क्या क्या नेसेसरी है एक ऐसी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जिसके पास नॉलेज हो, स्किल्स हों, वैल्यूज़ हों और ऐसा बिहेवियर हो जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें। और लास्ट में भी हमें यही बात बता के रखी है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें हमेशा ये एक न्यूट्रल पोजीशन को होल्ड करके रखना चाहिए, ट्रस्टेड स्टेक होल्डर्स होने चाहिए, ताकि वो अपनी फुल कैपेसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लोकल्स को गाइड कर सकें, नेशनल और इंटरनेशनल रिस्पॉन्स दे सकें अपना एसडीजीज़ के ऊपर। तो यही सब है इस पूरे यूनिट में। तो यहीं ख़त्म होता है हमारा पूरा कोर्स बीपीएजी 174। थैंक यू।